गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है नशा मुक्त युवा कैंपेन। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया है। एक ड्रग फ्री यूथ पॉपुलेशन जो कि एसेंशियल है इंडिया को डेवलप होना है अगर 2047 तक। ये प्रॉब्लम जो है ड्रग अब्यूज़ की पर्टिकुलरली एक्यूट है अमंग द यूथ पॉपुलेशन, और वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं सब्सटेंस अब्यूज़ के। इंडिया में इसलिए भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल दोनों जो है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स जो है उसके थ्रू इंडिया में ड्रग्स आते हैं। और इंडिया ने लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है इससे डील करने के लिए। एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एक्सक्लूसिव कोर्ट्स हैं नारकोटिक रिलेटेड केसेस को ट्राई करने के लिए। कुछ प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं, जैसे नशा मुक्त भारत अभियान, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, अवेयरनेस कैंपेन्स जो स्कूल्स कॉलेजेस में कम्युनिटीज़ के थ्रू चलाए जाते हैं। तो प्रोग्राम जो है ये प्राइम मिनिस्टर जो ने जो लॉन्च किया है, इसको 28,000 लोकेशंस में अक्रॉस द कंट्री कंडक्ट किया गया, जिसमें लगभग 1 करोड़ यूथ ने और कई चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स ने पार्टिसिपेट किया। इसको सपोर्ट किया गया बाय मोर दैन 125 स्पिरिचुअल और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, तो ये एसेंशियल है कि यूथ जो है हमारा वो फिजिकली और मेंटली फिट हो और ड्रग अब्यूज़ से दूर रहे। पीएम मोदी ने वार्न किया कि हॉस्टाइल कंट्रीज़ जो हैं वो कंस्पायर कर रही हैं इंडियन यूथ को ड्रग एडिक्शन में जो है वो डालने के लिए। वो उनका पार्ट ऑफ मैलिशियस एजेंडा है। वो इस ड्रग ट्रैफिकिंग से प्रॉफिट करती हैं और कंट्री को फिर वीकन करती हैं। पीएम ने अर्ज किया लोगों को कि वो एडिक्शन के केसेस को छुपाएं नहीं, रादर प्रोफेशनल हेल्प लें। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो लोग ओवरकम करते हैं ड्रग एडिक्शन को वो रियल वॉरियर्स हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये प्लेज जो है अगले 100 हफ्तों तक चलेगी, और प्राइम मिनिस्टर ने नोट किया कि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिंजेंट एक्शन लेगी अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकर्स एंड डीलर्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, गवर्नमेंट स्कूल क्लोजर्स इन इंडिया। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट नीति आयोग की रिपोर्ट है, उसमें हाईलाइट किया गया कि लगभग 94,000 गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो क्लोज हो गए पिछले एक डेकेड में। मतलब कि 25 स्कूल्स पर डे लगभग क्लोज हुए हैं। गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट डिक्लाइन हुई है बाय 2.26 करोड़ स्टूडेंट्स, और ये ट्रेंड जो है वो रेज करता है कंसर्न्स ओवर एजुकेशनल एक्सेस, सोशल इक्विटी और कंप्लायंस विद राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो रिप्लेस करती है ओल्डर 1986 की पॉलिसी को। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो है वो गारंटी करता है फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए 6 to 14 की एज के जो हैं अंडर आर्टिकल 21 ए। मैंडेट करता है 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड इन प्राइवेट स्कूल्स। और यूडीसे प्लस गवर्नमेंट ने 2018-19 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रियल टाइम ऑनलाइन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन निकाला, जो कॉम्प्रिहेंसिव डेटा देखता है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, टीचर प्रोफाइल्स पर, स्टूडेंट एनरोलमेंट पर। अब अगर हम देखें तो जो मोस्ट क्लोजर्स हुए हैं ये स्टेट्स के द्वारा जस्टिफाई किए जाते हैं कि ये स्कूल की रैशनलाइजेशन हो रही है और हम कंसोलिडेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को जहाँ पर लो एनरोलमेंट है। जो स्केल ऑफ क्लोजर है ये सजेस्ट करता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी डिसीजन है रादर दैन जस्ट डेमोग्राफिक चेंजेस या फिर अर्बन माइग्रेशन। गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो डिक्लाइन हुए हैं, प्राइवेट स्कूल्स इंक्रीज़ हुए हैं। अगर हम कुछ स्टेट्स में देखें जैसे मध्य प्रदेश में, वहाँ पर 7.37 लाख चिल्ड्रन जो है वो बिना स्कूल रिकॉर्ड्स के हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल्स डिक्लाइन हुए हैं 1.63 लाख से 1.38 लाख एक ही साल में, 2018-19 से 2019-20 के बीच में। जम्मू कश्मीर में 4300 स्कूल्स को या तो मर्ज कर दिया गया या क्लोज कर दिया गया अंडर रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या है? गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइमरली जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को सर्व करते हैं। अगर इनकी क्लोजर हो जाती है तो डिस्प्रपोर्शनेटली जो नियर बाय स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि फिर उनको प्राइवेट एजुकेशन के पास जाना पड़ता है या ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करना पड़ता है। अगर ट्रैवल डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं तो उससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है और हाइयर ड्रॉप आउट रेट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा तो जो है वो गर्ल्स इम्पैक्ट होती हैं इससे। कंसोलिडेटेड स्कूल्स जो है वो वहाँ पर टीचर शॉर्टेजेस भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में है। स्टेट्स जो है वो स्कूल्स को एडमिनिस्टर करते हैं, रैशनलाइजेशन पॉलिसीज़ वही इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आरटीई एक्ट 2009 जो कि सेंट्रल लेजिस्लेशन है, गारंटी करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। इसलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इक्विटेबल स्कूल एक्सेस की वो सेंटर और स्टेट्स दोनों की है। जो आरटीई है वो गारंटी करता है एक्सेस, लेकिन लिमिटेड एनफोर्सेबल प्रोविजंस हैं उसके अंदर। अब जैसे
जो पुअर और रूरल पेरेंट्स हैं उनके पास कोई लीगल और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं रह जाती कि वो अपने चिल्ड्रन के एजुकेशनल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकें। ऐसे ही जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं जो कि इंश्योर करती हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी, वो भी बहुत वीक और इनएक्टिव रहती है मोस्टली। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डॉक्सिंग एट जंतर मंतर। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। विमेन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर, उनको ऑनलाइन बैकलैश देखने को मिला। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने उनकी वीडियोस, फोटोग्राफ्स और पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर दी, और ये क्रिटिकल लीगल गैप दिखाता है कि डॉक्सिंग जो है ना तो उसे डिफाइन किया गया कहीं और ना ही क्रिमिनलाइज किया गया है हमारे इंडियन लॉ में। डॉक्सिंग बेसिकली क्या होता है? पब्लिकली रिवील करना किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को ताकि उनको इंटिमिडेट या शेम किया जा सके। तो विक्टिम्स को कई तरह के एग्जिस्टिंग लॉज के पैचवर्क को नेविगेट करना पड़ता है अगर उनको इसमें जो है रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस लाने हो। कोई भी डेडिकेटेड लॉ जो है वो डॉक्सिंग को डायरेक्टली डील नहीं कर रहा है। लीगली अनसर्टेन होता है, हार्ड होता है इसको प्रोसिक्यूट करना, और जो है अगर कोई थ्रेट आता है या हरासमेंट होती है तब जो है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉ के अंदर हम उसमें प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। अब सेक्शन 78 जैसे स्टॉकिंग, तो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होती है जब डॉक्सिंग्स जो विमेन की इंटरनेट जो है अगर डेटा को जो है रिवील किया गया है तो उससे अगर कोई अनवांटेड कॉन्टैक्ट करे रिपीटेडली तो ही सिर्फ ये एप्लीकेबल होता है। और क्रिमिनल डिफेमेशन सिर्फ तभी हो सकता है जब कंटेंट जो है उसने रेपुटेशन को डैमेज किया हो। ऐसे ही सेक्शन 66E है, सेक्शन 72A है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, उसमें भी जो है वो कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जो कि डॉक्सिंग को इनडायरेक्ट वे में अगर वो एक स्टेप से ऊपर जाती है तो उसमें हम पनिश कर सकते हैं। और आईटी रूल्स कहते हैं जो 2021 के कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रीजनेबल एफर्ट्स करने होंगे ताकि जो है ऐसे कंटेंट जो जिसमें कि किसी की प्राइवेसी इन्वेड हो रही है उसे हटाना ज़रूरी है। विक्टिम्स के पास क्या रिकोर्स होता है कि वो सारा एविडेंस बचा कर रखें, कंटेंट को रिपोर्ट करें प्लेटफॉर्म के इंटरनल टूल्स पर, या एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करें गवर्नमेंट के नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चोला नायकन ट्राइब। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेंबर्स जो हैं चोला नायकन ट्राइब के, वो फॉरेस्ट से बाहर आए एसेंशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केरला में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। तो ये एक एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी है, नीलांबर वैली ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में रहते हैं, वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला स्टेट में। इनको हम केवमैन ऑफ केरला भी कहते हैं। ये वन ऑफ द एशियाज लास्ट सर्वाइविंग केव ड्वेलिंग इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं। ये डीप डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, मोस्टली रॉक केव्स में जिनको हम कलुलाई कहते हैं। स्मॉलर ग्रुप्स में ये डिवाइडेड हैं जिनको हम जन्मम कहते हैं, और ये चोला नायकन लैंग्वेज बोलते हैं, और ये पीबीटीजी का इनको स्टेटस भी मिला हुआ है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने अप्रूव किया है नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसके अंदर क्या होगा कि इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रांसपॉन्डर जो है वो 1 लाख मरीन फिशिंग वेसल्स पर, मैकेनाइज्ड और मोटराइज्ड वेसल्स पर लगाए जाएंगे 13 कोस्टल स्टेट्स और यूटीज़ में। फोकस ये रहेगा कि जो अर्थ स्टेशन बनाया जाए, एसोसिएटेड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ट्रांसपॉन्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे एलिजिबल फिशरमैन को। प्रोजेक्ट जो है उसको 60-40 की रेशियो में सेंटर और स्टेट्स शेयर करेंगी कॉस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ द्वारा, और फिशर्स को जो है वो सी सेफ्टी और सिक्योरिटी में इसमें हेल्प होगा, और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसरो के साथ टेक्निकल सपोर्ट लेते हुए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, उन्होंने रिव्यू किया है स्टेटस और फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप ऑफ उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। तो ये एक जो है उज रिवर पर बनाया जा रहा है जो कि एक मेजर ट्रिब्यूटरी है रावी रिवर की। इसको नेशनल प्रोजेक्ट स्टेटस मिला हुआ है 2008 से। ये सब ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई देगा कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के। इसको होम मिनिस्ट्री भी बैक कर रही है क्योंकि इससे वाटर फ्लोज को अगर हम इफेक्टिवली रेगुलेट करेंगे तो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन भी जो है वो रुकेगी। तो इस प्रोजेक्ट के बाद इंडिया जो है वो ईस्टर्न वाटर जो रिवर के वाटर है इंडस रिवर का, वो हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पावर बैंक 50। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हैदराबाद बेस्ड एक स्पेस स्टार्टअप है टेक मी टू स्पेस। उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है पावर बैंक 50 सैटेलाइट बैटरी पैक, उसको फ्लाइट हेरिटेज टैग भी मिल चुका है। तो ये पावर बैंक 50 क्या है? इंडिजिनसली बिल्ट सैटेलाइट बैटरी पैक है।
ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड सैटेलाइट बैटरी है जिसको फ्लाइट हेरिटेज स्टेटस मिला है। ये बैटरी पैक को रिसेंटली जो स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम 1 मिशन था उस पर भी लॉन्च किया गया है। तो ये बैटरी ने जो है परफॉर्म किए हैं फंक्शंस हार्श कंडीशंस ऑफ स्पेस में, जिसमें कि वैक्यूम भी आता है, रेडिएशन भी आता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी होते हैं। ये कॉम्पैक्ट लिथियम आयन बैटरी पैक है जो कि स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। 50 वाट आवर ऑफ एनर्जी स्टोर कर सकता है और इसके थ्रू हम क्यूब सैट्स या माइक्रो सैटेलाइट्स को हम पावर कर सकते हैं। अब फ्लाइट हेरिटेज का स्टेटस क्यों मैटर करता है? फ्लाइट हेरिटेज सबसे हार्डेस्ट क्रेडेंशियल है अर्न करने के लिए। सैटेलाइट बिल्डर्स, लॉन्च प्रोवाइडर्स, इंश्योरर्स जो हैं वो रिलक्टेंट होते हैं कोई भी ऐसे कंपोनेंट्स को फ्लाई करने के लिए जो पहले कभी फ्लाई नहीं हुए हैं। तो इससे एक वेल नोन बैरियर आ जाता है न्यू सप्लायर्स के ऊपर। तो ये बार जो है सबसे ज़्यादा होता है बैटरीज़ के लिए, ठीक है। तो बैटरीज़ को इंस्टेंस जो लॉन्च वाइब्रेशन और शॉक को सर्वाइव करना पड़ता है, वैक्यूम में अच्छे से ऑपरेट करना होता है, एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड साइकिल्स को हर ऑर्बिट में जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है, तभी उसके बाद जो है उसको हम फ्लाइट हेरिटेज स्टेटस देते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Nasha Mukt Yuva campaign. This topic is important for your social issues. PM Modi has launched the nationwide Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, and he's calling for a drug-free youth population, which is essential for building a developed India by 2047. This drug abuse problem is particularly acute among the youth, who are the most vulnerable to substance abuse and also the demographic most critical to India's future. And this problem is magnified because India is at the crossroads of the Golden Crescent and Golden Triangle, which are the major sources of drug which enter India. So to address this issue, we have some legal and institutional frameworks like the NDPS Act, Narcotics Control Bureau, prevention, exclusive courts for narcotic related cases, and we have some campaigns like Nasha Mukt Bharat Abhiyan, NAPDDR, de-addiction and rehabilitation centers, awareness campaigns. So Prime Minister's program saw participation by over 1 crore youth, several chief ministers and governors, and this was conducted at over 28,000 locations across the country. It was supported by more than 125 spiritual and public organizations as well. So Prime Minister said that if India aims to become a developed country by 2047, it is essential for youth to remain physically and mentally fit and stay away from drug abuse. He warned that hostile countries are conspiring to lure Indian youth into drug addiction as part of their malicious agenda, and they are profiting from drug trafficking while weakening the country. So PM also urged people not to hide cases of addiction and seek professional help instead. He described those who overcome addiction as real warriors. He outlined that the pledge would continue over the next 100 weeks, and he noted that the government has been taking stringent action against drug traffickers and dealers. So the next topic is government school closures in India. This topic is important for your governance section. A recent Niti Aayog report has highlighted that around 94,000 government schools have been closed over the last 1 decade, which is about 25 schools per day. So government school enrollment has declined by 2.26 crore students, and this has raised concerns over educational access, social equity, and compliance with the RTE Act 2009. So RTE Act 2009 guarantees free and compulsory elementary education for children aged 6 to 14 under Article 21A, and it mandates 25% reservation for disadvantaged groups in private schools. We also have UDC Plus, which was launched in 2018-19 and offers a real-time online management information system. This collects comprehensive data on school infrastructure, teacher profiles, and student enrollment. So what is the reason why schools are getting closed? Most closures are justified by states as school rationalization. They are consolidating institutions with low enrollment, and the scale of closures suggests an administrative policy decision rather than merely demographic changes or urban migration. Government schools are declining, private schools are increasing, and this trend is visible across many states. For example, in Uttar Pradesh, the government schools declined from 1.63 lakh to 1.38 lakh within 1 year. In Jammu Kashmir, more than 4,300 schools were merged or closed under rationalization. So, what is the impact of the government school closures? Government schools primarily serve the economically weaker sections, and closure of nearby schools disproportionately affect children who lack access to private education or transportation. So, travel distances get increased and accessibility gets reduced, which contribute to higher dropout rates, and girls are more vulnerable to this. Consolidated schools also often face teacher shortages, with single teachers handling multiple classes simultaneously.
Because education is in the concurrent list, state administer the schools and implement the rationalization policies, and responsibility therefore for ensuring equitable school access is shared both by the center and states. RTE guarantees access, but it provides limited enforceable provisions, and poor and rural parents, they often lack the legal or institutional capacity to enforce their children's right to education. School management committees, which are intended to ensure community participation and accountability, they remain weak and often inactive. Okay. So the next topic is doxing at Jantar Mantar. This topic is important for your for your security section. Women who participate in the protests at New Delhi's Jantar Mantar have faced an online backlash, with social media accounts sharing their videos, photographs, and personal details. And this has spotlighted a critical legal gap: doxing, which is not explicitly defined or criminalized under any Indian law. So doxing basically means the act of publicly revealing someone's private personal information to intimidate or shame them. Victims, therefore, must have to navigate a patchwork of existing laws because no dedicated law addresses doxing directly. So, dissemination of personal information is the problem, but it is legally uncertain and hard to prosecute. Only when the threats and harassment arrives after that, it becomes easier to prosecute under existing criminal law. So under the BNS, Section 78 is stalking, which applies only if doxing leads to monitoring a woman's internet use or repeated unwanted contact. Then we have criminal defamation provisions as well, which can be invoked if published content damages the reputation. Information Technology Act, under that, Section 66E, Section 72A is the main recourse for unauthorized disclosure of general personal data. And legal experts note that mere publication of personal data is treated as a civil matter under IT Act. So under the IT rules, social media platforms must also make reasonable efforts to prevent hosting content that is invasive of another's privacy. So what are the recourse for victims? Preserve all evidence, report content using platform internal tools, file a formal complaint on the government's National Cybercrime Reporting Portal. Okay. So the next topic is Chola Naikan tribe. This topic is important for your social issues. So members of the Chola Naikan tribe came out from the forest to receive the essential government documents at an event organized by the district administration in Kerala. So they are an ethnic tribal community distributed only in the Nilambur Valley of Nilgiri Biosphere Reserve, Western Ghats of Kerala state. So they are called the cavemen of Kerala. So these people are regarded as one of Asia's last surviving cave-dwelling indigenous communities. They live in dense forest, mostly in rock caves called Kalulai. They are divided into smaller groups called Janma. They speak the Chola Naikan language, and they are classified as PVTGs. So the next topic is vessel communication and support system. This topic is important for economy and governance section. Union Department of Fisheries has approved the national rollout of the vessel communication and support system under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. So it envisages installation of indigenously developed transponders on 1 lakh marine fishing vessels, covering both mechanized and motorized vessels of all 13 coastal states and UTs. So the focus is on establishment of required earth station and associated communication infrastructure, and these transponders will be provided free of cost to eligible fishermen under this project. The project will be implemented on 60-40 ratio cost sharing basis between center and states, and the nodal ministry will be Ministry of Fisheries. So this will help the fishers out at sea for sea safety and security, and it is being implemented with the technical support from ISRO. So the next topic is UJ multipurpose project. This topic is important for economy section. Union Minister for State for Prime Minister's Office recently reviewed the status and phased implementation roadmap of the UJ multipurpose project in Kathua district of Jammu Kashmir. So this project is the multipurpose project in Kathua district of Jammu Kashmir on the river UJ, which is a major tributary of river Ravi. It was declared as a national project in the year 2008. This project will also supply drinking water to the Kathua district. It has been backed by the Ministry of Home Affairs, and this project is expected to regulate water flows more effectively and help plug vulnerable cross-border infiltration routes. And after the construction of the project, utilization of waters of Eastern River allotted to India as per the Indus Water Treaty would be enhanced by utilizing, and this would utilize the flow which presently goes across the border unutilized. So the next topic is Power Bank 50. This topic is important for your science and tech section. Hyderabad-based space startup Take Me to Space has recently announced that its Power Bank 50 satellite battery pack has now earned the Flight Heritage tag.
So this is an indigenously built satellite battery pack. It has earned the coveted flight heritage status. This battery pack has successfully completed its first mission aboard the Skyroot Aerospace Vikram 1. The battery performs as designed throughout the launch. The battery performed as designed throughout the launch and in the harsh conditions of space, including vacuum, radiation, and extreme temperatures. So it is a compact lithium-ion battery pack which is designed specifically for small satellites. It stores over 50 watt hours of energy. It can be stacked together to power CubeSats and microsatellites. Okay, so what is why this flight heritage status matters? So flight heritage is the hardest credential to earn. Satellite builders, launch providers, insurers, they are deeply reluctant to fly components which have never been flown, which creates a well-known barrier for new suppliers. In fact, this bar is highest for all batteries. In fact, so batteries must survive launch vibration and shock, and they have to operate reliably in vacuum through extreme hot and cold cycles every orbit. That's why this particular status matters a lot for the battery packs. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.